साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों अक्सर कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो है हमें आती है वाइल कॉन्टेस्टिंग अ केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बट जो लोग समाधान निकाल देते हैं वो लोग विजेता हैं। जो लोग समाधान नहीं निकाल पाते उन्हें सीखना चाहिए उन विजेताओं से कि उन्होंने क्या पाथ जो है फॉलो किया। और साथियों इसी कॉन्सिक्वेंस में एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो है मेरे सामने आई कि अगर एंटी करप्शन का मामला है और सीबीआई ट्रैप है और हम मौके से गिरफ्तार नहीं हुए और अन्य आरोपी मौके पर गिरफ्तार हो गए, उन्होंने हमारा नाम ले लिया है और हमको सम्मन करा है सीबीआई ने धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS में, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल लगा भी दिया और सुप्रीम कोर्ट तक हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सरेंडर हो जाओ, तो क्या जेल जाना निश्चित है। तीसरी बात है कि इन मामलों में क्वेश्चनिंग में जाए या नहीं जाए, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और चौथी बात यह है कि जब हम बेल के लिए रेमेडी सीख कर रहे हैं सरेंडर होने के बाद में, तो क्या क्या बातें जो हैं विशेषता हम ध्यान में रखें। क्या वॉइस सैंपल देना होगा या नहीं देना होगा, सेक्शन 349 BNSS का हमारे बेल के आड़े आएगा या नहीं आएगा, ये तो बेसिक क्वेरी है। और क्या साथियों, बेसिकली जितना भय केस का होता है ना आपको, उतना भय और किसी स्थिति का नहीं होता आपको, और यही भय केस हारने का प्रमुख कारण है। अगर केस को लड़ना है तो आपको भय मुक्त होना होगा, ये ज़रूरी है। इसे दिमाग से और अपने घर से उस केस को बाहर निकाल के फेंक दो। क्लियर है। अगर आप केस की चर्चा अपने घर में करोगे, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, जो अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ, समाधान तो मिलेगा नहीं, अभी तो परेशान और हो जाओगे। भाई उनको लीगल नॉलेज नहीं है, बात समझो ना, आपको है। आप डिस्कस करते हो, वो लोग आपकी क्या हेल्प कर देंगे, ठीक है। और आप खुद परेशान भी होते हो, उनको परेशान भी करते हो। अब खाना पीना आप छोड़ दोगे, छत पे घूमते रहोगे, रात को सोओगे नहीं। घर का माहौल मत ख़राब करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ केस को घर से बाहर उठा के फेंक दो। घर का माहौल अच्छा रखना चाहते हो तो बेसिकली केस की फाइल एक नेगेटिव एनर्जी है घर में आपके, उसको उठा के तुरंत बाहर फेंको। क्लियर है बात ये। दूसरी बात है, आपके दिमाग से भी निकालना जरूरी इसलिए है कि जब तक नेगेटिव होंगे, नेगेटिव केस को लड़ेंगे, हम लोग केस को जीत ही नहीं पाएंगे। आप भय मुक्त हो जाओ। आप ये मानो कि कोई व्यक्ति है जो किसी सीबीआई ट्रैप में फंस गया है, गलत फंस गया है, उसकी हमें हेल्प करनी है। इस एंगल से केस को लड़ोगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और लड़ना आसान रहेगा। और एक बात ध्यान रखना कि संकट मोचन हनुमान जी को सदैव याद रखो और नियमित जो है उनकी आराधना करो। क्लियर है बात ये। अगर आप उनकी आराधना नहीं करोगे तो आप कितने ही बड़े जंग को लड़ लो, आप जीत ही नहीं पाओगे। और उन्होंने वचन दिया हमको कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब वो रक्षा करने बैठे हैं तो डर किस बात का। भाई जरा सोचो कि प्रभु राम, हनुमान जी लड़ लिए रावण से और हम उनके भक्त हैं, तो हम क्या सीबीआई एंटी करप्शन लड़ सकते नहीं क्या? इतने कमज़ोर हो गए हम दावे करते हैं कि हम उनके भक्त हैं, और जब वास्तव में भक्त को आजमाता है भगवान तो हम लोग ढेर हो गए। सीबीआई ने ट्रैप क्या कर लिया, एंटी करप्शन ने ट्रैप क्या कर लिया, हालतें ख़राब हो गई, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मतलब ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सा मजबूत रहो। चीज़ें कॉम्प्लिकेट हैं मानता हूँ, टेक्निकल है मानता हूँ, जेल जाना पड़ सकता है मानता हूँ, बट समाधान रोने में नहीं है, समाधान जो है डिप्रेशन में आने से नहीं है। आप रो लोगे तो आप रो लो, बट कौन साथ देगा आपका, जरा सोचो। आपके जो रिश्तेदार हैं साथ देंगे आपका, बातें बनाएंगे 100 अलग, समाज साथ देगा आपका, बातें बनाएंगे 100 अलग। तो इसलिए आप खुद एक विजेता हो, खुद को मोटिवेट रखो और खुद से जो है लड़ने का प्रण करो, आप निश्चित तौर पर जीत जाओगे। साथियों अब आते हैं बेसिक बात पे, जो हमको आज क्लास में जो है चर्चा में लेना है कि सीबीआई ट्रैप हो गया, एक आरोपी जो है मौके पर पकड़ा गया, दूसरा आरोपी जो है बाहर है, और अल्टीमेटली जो आरोपी मौके पर है उसने कन्फेस कर दिया कि आपने भी उसके साथ इस अपराध में सहयोग किया, और अल्टीमेटली सीबीआई ढूंढ रही है आपको। ये सीबीआई जो है नोटिस दे रही है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का, तो क्या करें। साथियों सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सबका जो पेरेंट एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर हो गया। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 3 तरह के मोड होते हैं कार्रवाई होने के। आपने रिश्वत की मांग करी और आपने प्राप्त कर लिया, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस बाय सिंगल पर्सन। दूसरा मोड होता है कि डिमांड आपने करी और एक्सेप्टेंस किसी और का है, रिकवरी किसी और से। क्लियर है। तो ये हो गया प्लान नंबर 2। और तीसरा मोड है कि आपने गबन कर लिया या आपने अपने आप को अनजस्ट इनरिच कर लिया, आपके पास जो भी असेस्ड हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट है इन कंपैरिजन टू योर इनकम, तो वहाँ पर कार्रवाई जो है अलग तरीके से होती है। पर साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सब कार्रवाइयों के पीछे जो मूलभूत सेक्शन है वो है धारा 17A PC एक्ट का। ऐसे कई मामले देखे गए रिसेंटली जहां पर आरोपी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, सिर्फ केस है डिमांड का,
और डिमांड भी कैसे कि इस काम के लिए पैसे मांगे गए। तो वहाँ पर स्पेसिफिक जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का। जजमेंट का डेट है 8 अक्टूबर 2024 कि जहाँ पर खुद परिवादी और एजेंसी इस बात पे श्योर है कि इस काम के लिए पैसे मांगे गए और वो पैसे जो है रिकवर नहीं है, पैसे जो है एक्सेप्टेड नहीं है। तो जहाँ पर ब्राइब या करप्शन का सीधा संबंध जो है आपकी ऑफिशियल फंक्शन से है या सरकारी ड्यूटीज से है, उस स्नैरियो में अगर रंगे हाथों नहीं पकड़े गए हैं तो धारा 7 पीसी एक्ट में एफआईआर काटने से पहले सेक्शन 17A पीसी एक्ट का अप्रूवल लेना होगा डिपार्टमेंट से। अगर ऐसा अप्रूवल नहीं है तो एफआईआर अपने आप में ही गैर कानूनी है। क्लियर है बात ये? तो साथियों तकनीकी बिंदु है, इस पर भी हमें काम करना होगा। साथियों विशेषता एक बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी आरोपी कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं है। अगर सीबीआई हो, चाहे एसीबी हो, चाहे विजिलेंस हो, आपको मौके पर डराते हैं, धमकाते हैं, कन्फेस कर लो। और इनका बेसिक ट्रेंड ही यही है, कन्फेस करो, सच बोल दो, तुम लोग और फंस जाओगे, बच ही नहीं पाओगे। कन्फेस नहीं करना है, चुप रहना, टू कीप साइलेंस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये बात कहाँ कैद है? एक विशेष जजमेंट में जो कि साइट हुआ है 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 102 पे। क्लियर है बात ये? और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए गार्जियन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो हमें कानून बता रहा है, रास्ते बता रहा है, पर हम समझना चाहते नहीं हैं। आपको समझना होगा भाई, कानून पढ़ना होगा। आप सोचो कि वकील के भरोसे में केस को लड़ जाऊंगा, आप लड़ ही नहीं सकते, ना जीत सकते हो। आपको अगर केस को लड़ना है तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। और साथियों जरा सोचना कि इतिहास उन्हीं से बना है जो खुद लड़े। और कायर क्या निकले? चापलूस और चाटुकारिता करने वाले। वो नहीं बनना अपने को बनना है इतिहासकारी पुरुष। लड़ना होगा। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपकी डिफेंस के लिए, ये लड़ाई आपकी अपने भाइयों के लिए जो लोग झूठे केस में फंस सकते हैं या फंस चुके हैं। आपका लड़ा हुआ मुकदमा अगर बरी में तब्दील होता है तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा आपकी कंसेंट केस की गाइडलाइन से। इसलिए मेहनत खूब करनी है, वहाँ हमें नहीं चूकना है। साथ दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्फेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कि लोक सेवक है या प्राइवेट इंडिविजुअल है जो कि अल्टीमेटली ट्रैप हो रहा है करप्शन केस में बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7A या बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 ऑफ पीसी एक्ट, तो अगर आपको तंग किया गया है, परेशान किया गया है या आपके साथ कोई भी नेगेटिव बात सीबीआई ने या एसीबी ने या विजिलेंस ने करी है, तुरंत इस बात को इन्फॉर्म करो कंसर्न मजिस्ट्रेट को या जज साहब को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके विरुद्ध वो कार्रवाई करने में कोई भी संकोच फर्दर रूप से नहीं करेंगे। उनको मालूम पड़ जाएगा डरा हुआ है, इसकी तो हालत वैसे खराब हो गई है और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं। आप बात को लिख के देखो तो सही होता क्या, आप कहो तो सही होता क्या। और कहना भी आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। पर कहने का मतलब ये नहीं कि मुंह चलाएं, आप हाथ चलो, लिखो। और कहते भी है ना कि 100 बका और 1 लिखा। आप हर एक बात को लिख के दो और ऑथेंटिकेट वे में। इसलिए कहता हूँ कि जब भी ट्रैप हो गए या कोई ऐसी कार्रवाई हो गई है तो कम से कम आप अपने ही लोगों को गाइड करके रखो कि हमें कन्फेस नहीं करना है। कन्फेशन के लिए कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता। और अगर गलत रूप से कन्फेशन लिया गया है, इन्फॉर्म दैट फैक्ट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट। और आप खुद समझिए कि आज भले ही आप बड़ी पोस्ट पर हो या एक बाबू ही हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन बात है कि जो नियम कायदे आप पे लागू हैं वही नियम कायदे कानून लागू हैं सीबीआई पे, विजिलेंस पे और एंटी करप्शन पे। ये लोग भी गवर्न है सीसीए रूल और सीसीएस रूल से। दिमाग में मैंने गलतफहमी क्या रहती है कि भाई कार्रवाई इन पर होगी नहीं, सत्ता इनकी है, कोई क्या उखाड़ लेगा। आप लिखो तो सही, प्रयास तो करो। अगर प्रयास कर लिए उसके बाद क्या है क्या नहीं है वो कर्म है आपके, बट प्रयास ही नहीं करे तो ईश्वर भी जो है आपको माफ़ नहीं करेगा कि आपने प्रयास क्या करे। आप बात कहते हो हेल्प होने की, खुद ने क्या प्रयास करे। आप डिपेंड होगा वकीलों पे, वकील ने पैरवी क्या करी क्या नहीं करी मुझे नहीं पता। जब केस हार गए दोष बढ़ देंगे वकील के ऊपर। खुद ने क्या करा, खुद से पूछो खड़े होकर आईने के सामने, हमने क्या प्रयास किया। हमेशा मैंने कहा कि डिफेंस ब्रीफ रेडी करो, करा रेडी। हमेशा मैंने कहा कि सेल्फ ब्रीफ करो, करा हमने। हमेशा मैंने कहा कि केस को पढ़ो, पॉइंट्स निकालो और जो भी स्थितियां परिस्थितियां आपकी जानकारी में अपने वकील साहब को कन्वे करो, किया हमने। करते ही नहीं है, बस केस की फाइल आ गई, वकील साहब थे फाइल पकड़ो, थे फीस पकड़ो, थे जानो। अरे मत करो भाई। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रिसेंट फैसला दिया जहां पर स्पष्ट कह दिया कि अगर वकील की लापरवाही से आप केस को हार गए तो वकील जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो। इसलिए बात को समझो, थोड़ा सा हमको लिटरेट होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो मारे जाएंगे। तो धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस आ गया है।
ये गारंटी है कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं आपको, बट वो आपसे मांग रहे हैं कॉपरेशन। पर कई बार ऐसा होता है कि कॉपरेशन के नाम पर वो कहते हैं कन्फेशन करो। उसमें जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि आप किसी भी रूप में कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जब भी आपको नोटिस आए तो आप कंसर्न अथॉरिटी के समक्ष जाने से पहले कुछ बातों को अश्योर कर लें। वो बातें क्या हैं कि हमारे वकील को हम साथ लेके आए या नहीं आए, क्योंकि वकील की उपस्थिति में आपसे इंटरोगेशन हो, यह आपका कानूनी अधिकार है। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार को इंश्योर करें। दूसरी बात, आप क्या पूछताछ कर रही है आपको, आप उस नोटिस में स्पेसिफिक करवाएं, कम से कम बात को कन्वे कर दें। कल को मौके पर गिरफ्तार कर लें, कुछ भी कर ले, फिर कोर्ट जाना पड़े तो कम से कम स्टैंड रहेगा कि हमने ये बातें इन्फॉर्म करी थी उनको, उसके बावजूद धोखे का शिकार हो गए और हमारे साथ जो है गलत कार्रवाई करते हुए, इलीगल कार्रवाई करते हुए, आर्बिट्री कार्रवाई करते हुए हमें गिरफ्तार कर लिया। बात को समझें। वो लोग कहेंगे, उन्हें कहने दो, हमारा काम है कर्म करो, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म प्रधान है हमारे देश में, कर्म करो। तो आप लिखो कर्म का प्राथमिक स्थिति क्या है, लिखो, पर सोच समझ के। और कोई बड़ी बात नहीं है इन कार्रवाई को कंटेस्ट करना, फेस करना। पॉइंट क्या है कि जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो बात है वो होनी चाहिए ऑथेंटिकेट में। क्लियर है? तो जहां धारा 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस मिल गया है, वहां हमें कोई मूव करने की जरूरत नहीं। एंटिसिपेटरी बेल जहां नहीं मिला है और पनिशमेंट 7 ईयर तक है, इन दैट केसेस हमें वहां पर एंटिसिपेटरी मूव करनी पड़ सकती है इस तरह के नोटिस के लिए। बाकी जहां मिल गया है वहां मूव नहीं करनी। साथियों, इसके अलावा अगर तकनीकी बिंदु है सेक्शन 17A को लेकर या कोई ऑफेंसिव मेड आउट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सरेंडर करने की बजाय हम क्वेश्चन का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। ये मोटे मोटे हमारे अधिकार हैं। साथियों, अगर नोटिस मिल भी गया धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का, हमने एंटिसिपेटरी भी लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट तक हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बेल को रेडी करके रखो। इसके साथ साथ इंटरिम बेल की अर्जी भी रेडी करके रखो। जहाँ पर आपसे कोई रिकवरी नहीं है या रिकवरी किसी अन्य अक्यूज से, सारा केस जो है बेस्ड है कन्फेशनल स्टेटमेंट पे या मियर सरमाइसिस पे या कंजेक्टर पे, वहाँ आपको 8 बिंदु ध्यान में रखने हैं बिफोर मेकिंग अ सरेंडर। सबसे पहला बिंदु, जब आप बेल को रेडी कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं, तो मोटी मोटी बात है कि नो इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, नो रिकवरी इज पेंडिंग, देयर इज नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अक्यूज, मियरली इनको लेना है वॉइस सैंपल। अनेकों ही जजमेंट है, अगर वॉइस सैंपल लेना है कंसर्न CBI को, विजिलेंस को, ACB को, तो वहाँ कन्फाइनमेंट जो है जरूरी नहीं है। वॉइस सैंपल अगर लेना है हम देने को तैयार हैं, लीजिए। बट इसके लिए यह प्रोटोकॉल अडॉप्ट नहीं कर सकते कि मुझे कन्फाइनमेंट में रखा जाए फॉर द इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है बात ये? और जहाँ तक बात है सहयोग की, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, बट सहयोग के नाम पर मुझे कंपल्सन ना किया जाए कि मैं वो एविडेंस दे दूँ जो एविडेंस मेरे खिलाफ साक्ष्य विरचित कर सकती है। मुझे ये प्रोटेक्शन प्राप्त है अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 संविधान के तहत। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी ऑफेंस क्या है, डिमांड की पोजीशन क्या है, एक्सेप्टेंस की पोजीशन क्या है, रिकवरी की पोजीशन क्या है, दीज आर द कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स। इनका फेट कहाँ तय होगा? ट्रायल में। और उस कॉन्टेक्स्ट में धारा 20 PCAT का जो है प्रोटोकॉल लागू होगा। केवल ऑब्जेक्ट क्या है बेल का, कि आपकी अटेंडेंस को सिक्योर करना, कि आप भाग नहीं जाए, आप पर कंडीशन लगाना ताकि आप किसी को डराएं धमकाएं नहीं, और आपको विवश करना कि अगर आप भाग गए तो आप पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इसलिए जब भी बेल को लगा रहे हैं तो धारा 35 सब क्लॉज BNSS के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलो। अरेस्ट क्यों करती है पुलिस मौके पर आपको? कि आपने संज्ञेय अपराध किया है, अपराध गंभीर प्रकृति का है, अपराध को फर्दर कमिट कर सकते हो। अगर रोका नहीं गया, आप गवाहों को टेम्पर कर सकते हो, एविडेंस को डिसअपियर कर सकते हो, इस देश को छोड़ के भाग सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है अरेस्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तो कहा है ना भाई, अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी, डू नॉट मेक द अरेस्ट इन द मैकेनिकल मैनर। और अभी रिसेंट फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है 12 फरवरी 2025 का, जिसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि कंप्लाइंस करो धारा 41A CRPC की, धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की। डू नॉट मेक इट अ मियर फॉर्मेलिटी। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके अधिकार है, इसको सिक्योर करो। अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और बेल को रेडी करो, इंटरिम बेल को रेडी करो। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है एडवोकेट के अपीयरेंस के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन, उस तक की अर्जी रेडी करो। आपके साथ मारपीट ना हो, आपको हैरेसमेंट ना किया जाए, आपको ह्यूमिलेट ना किया जाए, उसकी भी अर्जी रेडी कर दो। अरे जज को अर्जी खारिज करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अर्जी को पुटअप कर दो। आपके राइट्स रिकॉर्ड पर रहने चाहिए। अगर राइट रिकॉर्ड पर नहीं रहेंगे आप पछता जाओगे। आपका रिकॉर्ड पर यह राइट है कि आपको मारे पीटे नहीं, ह्यूमिलेट नहीं करें, कन्फेशन के लिए बाध्य ना करें। कॉपी जाएगी सरकारी वकील को, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और अगर उससे मारपीट कर ली और उस वक्त का मेडिकल हो गया, तुरंत कार्रवाइयाँ होती हैं। डर उनको भी लगता है, बट आप चूंकि बोलते नहीं हो इसलिए उनके हाथ जो है खुले रहते हैं। क्लियर है बात है? तो जब तक CBI के हाथ खुले हुए ना भाई, तो CBI को रोकना मुश्किल है। आपको बंदिश डालनी पड़ेगी। क्लियर है बात है? और अगर बंदिश नहीं डाली आपने तो आप ही मरोगे। वो बंदिश बोलने से नहीं होगी,
कुछ करने से होगी। और करना क्या है, हमें लीगल ड्राफ्ट है, करना क्या है, हमें लीगल बात करना क्या है, उन अधिकारों की बात जो कानून में हमें दिए गए। सबसे पहला अधिकार है कि यू आर डीम्ड टू बी इनोसेंट। दूसरी बात है क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। तीसरी बात, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, कंडीशन लगा दूँ। चौथी बात है गवाह टेम्पर कैसे करूँगा, इन्वेस्टिगेशन ही पूरा हो गया। पांचवी बात है ट्रायल फेस करूँगा। छठी बात है जो भी कॉपरेशन चाहिए दूंगा, बट कॉपरेशन के नाम पर अपने खिलाफ साक्ष्य नहीं गठित कराऊंगा। सातवीं बात, अगर इंटरोगेशन करना है, कोई पूछताछ करनी है, तो मेरे वकील को मेरे साथ उपस्थित रखा जाए, उसका परमिशन चाहिए। और आठवीं बात, जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो कैमरे की उपस्थिति में करें, ताकि उस केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या जांच हुई है, वो सारा क्लियर हो कोर्ट के सामने। हम हर एक चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहते हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो रिसेंट प्रोटोकॉल है उनके हिसाब से सर्च, सीजर, जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसमें आपको ऑडियो वीडियो मीन्स का जो है यूज़ करना है। क्लियर है बात है। तो आपसे कोई सीजर हो रहा है या आपसे कोई रिकवरीज हो रही हैं, तो प्रोटोकॉल है कानून में, पर आपको यूज़ तो करने पड़ेंगे ना। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है वाइल मेकिंग द बेल एप्लीकेशन। इसके अलावा कभी अक्यूज की बेल हो गई है सेम ग्राउंड पे ऑनरेबल हाई कोर्ट से या सेशंस कोर्ट से, तो ये भी हम ले सकते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो ये सब मोटे मोटे बिंदु होते हैं सरेंडर होने के समय, सरेंडर होने से पहले, और इसके अलावा आपके अधिकार क्या हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपके राइट्स के बारे में। साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।